हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब मैं आपको साइंस के अध्याय 2 के अम्ल एवं क्षारक लवण के अम्ल एवं क्षारक लवण अध्याय 2 अम्ल एवं क्षारक लवण। अम्ल एवं क्षारक लवण के कुछ एक नंबर के क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन है, संतरा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा कि संतरा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे कि संतरा में सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है, जिनकी गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें कौन सा सूचक कहा जाता है। तो कहने का मतलब है, जिनकी गंध अम्लीय क्षारीय के रूप में बदल जाती है उन्हें कौन सा सूचक कहते हैं। तो उसका नाम हो जाएगा आपका गंधी सूचक। ये गंधी सूचक की परिभाषा भी हो गई है, यदि परिभाषा पूछी जाए तो हम परिभाषा भी बता सकते हैं। जैसे बोलेंगे, जिसकी गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें गंधी सूचक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जली विलयन में, यहाँ पे मैंने खाली स्थान था, इसका आंसर लिख दिया है कि हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है, जली विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। कौन देता है? वो देता है अपना क्षारक। ठीक है, जली विलयन में क्षारक कौन सा आयन देता है? हाइड्रोक्साइड। अब आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। ठीक है, अब ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र आपको क्या हो जाएगा, तो सबको पता होना चाहिए। ब्रंजक चूर्ण का CaOCl2 क्या होता है? CaOCl2 ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, आपको दिख रहा है क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, धात्विक ऑक्साइड प्रायः खालिस्तान होते हैं। धात्विक ऑक्साइड प्रायः खालिस्तान होते हैं, इसका आंसर क्या आएगा? क्षारकीय। धात्विक ऑक्साइड प्रायः क्षारकीय होते हैं। ठीक है, यह हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिरके में एक खालिस्तान अम्ल उपस्थित होता है। तो आपका सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो उसमें होता है अम्लीय। सिरके में, नहीं नहीं सॉरी, सिरके में आपका एसिटिक, कौन सा? एसिटिक अम्ल उपस्थित होता। ठीक है, अब क्वेश्चन, अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं खालिस्तान का निर्माण करती है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आ जाएगा जल। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? जल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकी पौधे नेटल के डंक में खालिस्तान अम्ल उपस्थित होता है। अब जो नेटल का पौधा होता है, नेटल, वो शाकी पौधे नेटल के डंक में, ठीक है, नेटल के डंक में खालिस्तान अम्ल उपस्थित होता है। अब इसका आंसर सबको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या रहेगा। कारण क्या है, कभी कभी एक नंबर में डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, इसलिए ये याद रखना चाहिए कि अपने शाकी पौधे के नेटल के डंक में मेथे, कौन सा? मेथेनोइक अम्ल। अब आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होगा एक एक नंबर के। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे वो अपने रोज के 10 क्वेश्चन एक नंबर वाले कंप्लीट कर सकें। थैंक यू वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, एक्वा रेजिया क्या होता है। एक्वा रेजिया क्या होता। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। और एक्वा रेजिया क्या होता था, सबसे पहले तो अपन इसको सिर्फ और सिर्फ कैसे याद करेंगे, नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल कितना होता है इसमें? 1। ठीक है, और सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल कितना होता है इसमें? 3। अब इनके दोनों का जो अनुपात होता है,
वही एक्वा रेजिया होता है। अपन क्या बोलेंगे, नाइट्रिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल के 1/3 अनुपात को ही 1/3 अनुपात का जो मिश्रण होता है क्या होता है, 1/3 का क्या होता है, मिश्रण। यही अपना एक्वा रेजिया कहलाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे अपन, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल के 1/3 की मिश्रण को एक्वा रेजिया कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ, नाइट्रिक, या आप इसको याद करने के लिए बहुत ही इसकी सरल परिभाषा है कि नाइट्रिक अम्ल 1 और सल्फ्यूरिक अम्ल 3 के मिश्रण को ही अपन एक्वा रेजिया कहते हैं। ठीक है, अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, धावन सोडा क्या है। कौन सा सोडा, सेकेंड वाला क्वेश्चन है आपका, धावन सोडा क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो अपन ये बताना पड़ेगा कि धावन सोडा क्या है। अब इसे कहेंगे अपन क्रिस्टल जल की 10 अणुयुक्त सोडियम कार्बोनेट होता है। धावन सोडा क्या होता है, क्रिस्टल जल के, कौन सा जल है, क्रिस्टल जल के 10 अणुयुक्त, कितने अणु होने चाहिए, 10 अणु युक्त, क्रिस्टल जल के 10 अणुयुक्त सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल जल के 10 अणु युक्त सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम, क्रिस्टल जल के 10 अणु युक्त सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, इसका रासायनिक सूत्र, अब सूत्र क्या हो जाएगा आपका, Na2CO3 NH2O। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपका कौन सा जल, क्रिस्टल जल। कितने अणु वाला होगा ये आपका, 10 अणु। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ये आपका सोडियम कार्बोनेट। तो ये H2O का मतलब होता है जल, और Na2CO3, Na2CO3 का मतलब होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब अपन इसे ही धावन सोडा कहते हैं। इसके गुण क्या होते हैं, अपन बोलेंगे इसके गुण, इसके मेन गुण है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहला गुण है इसका, ये सफेद क्रिस्टली होता है। कौन सा होता है ये, सफेद क्रिस्टली, सफेद क्रिस्टली, ये ठोस है। कैसा है ये, सफेद क्रिस्टली ठोस। सेकंड वाला गुण हो जाएगा इसका, जल में विलय, क्या है, जल में विलय। क्रिस्टल जल की, क्रिस्टल जल मान लो आपका H2 क्या होगा आपका जल। ठीक है, इसके कितने अणु, 10 अणु सोडियम कार्बोनेट होता है। ये हो जाता है आपका धावन सोडा।
अब इसका उपयोग एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि धावन सोडा का उपयोग, तो धावन सोडा अपमार्जक के रूप में, अपमार्जक के रूप में, अपमार्जक के रूप में, और सेकंड वाला क्या हो जाएगा इसका, कांच, कांच, कास्टिक सोडा, कांच, और कास्टिक सोडा, और साबुन आदि के निर्माण में। देखिए अपन इसको याद करने के लिए क्या करेंगे कि धावन सोडा जो होता है क्रिस्टल जल के 10 अणुयुक्त, क्रिस्टल जल हो जाएगा, इसके कितने अणु होने वाला होना चाहिए, 10 अणुयुक्त सोडियम कार्बोनेट होता है। आप सूत्र से ही याद कर सकते हो उसे, ये जल हो जाएगा H2O, 10 अणुयुक्त हो जाएगा, ये आपको सोडियम कार्बोनेट। अब इसका सफेद क्रिस्टल ठोस होता है, ये जल में विलय होता है अपमार्जक के रूप में। अपमार्जक ये जैसे अपने सरफ वगैरह यूज करते हैं, ये आपके अपमार्जक की कंडीशन में आते हैं। और साबुन, साबुन के रूप में, और कास्टिक सोडा और कांच के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन सामने आता है कि व्यंजक चूर्ण बनाने के लिए कौन से पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं। व्यंजक चूर्ण बनाने के लिए शुष्क, बुझा हुआ चूना और क्लोरीन गैस, कौन सी गैस, क्लोरीन गैस। ठीक है। व्यंजक चूर्ण बनाने के लिए शुष्क बुझा हुआ चूना और क्लोरीन गैस। ठीक है। और यहाँ से या फिर आप अपने से भी लिख सकते हैं, शुष्क बुझा हुआ चूना प्लस क्लोरीन गैस, दोनों को जेड कर दिया, तब आपका क्या बनता है, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इसे व्यंजक चूर्ण। ठीक है। व्यंजक चूर्ण बराबर आपको क्या हो जाएगा, शुष्क बुझा हुआ चूना प्लस क्लोरीन गैस, इन दोनों को ऐड करके आपका व्यंजक चूर्ण बनाया जाता है। अब आपका एक क्वेश्चन वापस आता है, जिप्सम क्या है। क्वेश्चन है आपका, जिप्सम क्या है। देखिएगा यहाँ पे, जिप्सम क्या है। ठीक है। और एक चीज और पूछी गई है, क्या होता है जब, क्या होता है जब इसे 100 डिग्री कैल्शियम पर गर्म किया जाता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, जिप्सम क्या है। कभी कभी तो जिप्सम की परिभाषा पूछी जाती है, लेकिन आपने पूछे जिप्सम क्या है, ये क्या होता है। जब इसे 100 डिग्री कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम पर गर्म किया जाता है 100 डिग्री ताप पर, तब इसमें क्या होता है। ठीक है। अब जिप्सम, तो सबसे पहले जिप्सम, जिप्सम क्या है, एक ये पेरिस वाला एक पदार्थ है।
कौन सा जिप्सम के बारे में पर बात कर रही है, ये कहाँ पे पाए जाने वाला पदार्थ है? पेरिस में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? पेरिस में पाया जाता है। ये पदार्थ कहाँ पाया जाता है? जिप्सम पदार्थ जो को वहाँ पेरिस में पाया जाता है। ठीक है। और जिप्सम जो है, इसका सूत्र, जिप्सम का सूत्र क्या हो जाएगा आपका? CaSO4 2H2O, जो होता है आपका जिप्सम का सूत्र। तो ये अपन इसकी परिभाषा में लिख सकते हैं, जिसमें फिर इसमें पाए जाने वाला पदार्थ है CaSO4 2H2O, इसका क्या है? इसका सूत्र है। इसने बोला है कि इसे 100 डिग्री, कितने डिग्री? 100 डिग्री पर इसे यदि गर्म किया जाता है तो क्या होता है? तो अपने यहाँ पे लिखेंगे CaSO4 2H2O को, अब हम यहाँ पे करेंगे तो इसको यहाँ से बनाने में क्या हो जाएगा? CaSO4 H2O प्लस 1/(1/2) H2O आपका बनता है। ठीक है। तो आपको जिप्सम को क्या हो जाता है आपका? जिप्सम जब अपन इसे गर्म करते हैं तो आपको क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बनता है आपका? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है ना? ये आपका बनता प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार हो जाता है। ठीक है। जैसे सभी को पता होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 1/2H2O। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्या होता है जब रंजक चूर्ण को वायु में खुला रखा जाता है? क्या होता है जब रंजक चूर्ण को वायु में वायु में खुला रखा जाता है? कंडीशन क्या है? वायु में रंजक चूर्ण को खुला रखा जाता है, तब क्या होता है? ठीक है। ये आपको क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लग जाएगा। जब रंजक चूर्ण को वायु में खुला रखा जाता है तो इसकी क्रिया क्या होती है? जब इसे खुला यदि वायु में रख देते हैं तो इसकी क्रियाशीलता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। बस इसका पूरा पूरा इसे बड़ा चढ़ा के लिखना है, लेकिन सिर्फ मेन पॉइंट क्या हो जाता है? रंजक चूर्ण को जब वायु में खुला रखा जाता है तो इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है?